हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको 10वीं क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का। इस वीडियो में आपको सूत्र मिलेंगे, डेफिनेशन मिलेंगी, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिलेगा और लास्ट में आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। पीडीएफ फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम कलन विधि भी कहते हैं। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने में करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बता देना चाहता हूँ। एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या होती है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। ठीक। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका क्या होता है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये एक से ही होते हैं, परंतु ये अलग अलग, परंतु आजकल इन्हें एक ही मानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, जहां a हमारी भाज्य, b भाजक, q भागफल, r शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो उससे महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, a बराबर BQ प्लस R। R हमारा शेषफल 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और b से छोटा होना चाहिए। अगर हमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है a और b का, q और r ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। यदि r 0 है तो HCF हमारा b होगा। यदि 0 के बराबर नहीं है r, तो b और r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे दोबारा, और इस प्रयोग को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल हमारा शून्य न हो जाए। इस स्थिति में भाजक ही हमारा क्या होता है, a और b का महत्तम समापवर्तक होता है। साथ ही a और b का महत्तम समापवर्तक b और r के महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई दो संख्या हैं, 35 व 77 का HCF निकालना हमें। ठीक। तो 35 से भाग करेंगे 77 को, 35 दूनी 70, 7। अब जो हमारा यह है शेषफल शून्य नहीं है, फिर इसको दोबारा हम भाग कर देंगे 35, 7 से 35 को भाग कर देंगे, 7 पंजे 35, तो हमारा ये क्या आ गया, शून्य। तो यही हमारा क्या हो गया, HCF क्या हो गया, 7।
ठीक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी प्राकृतिक संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों में बांटना ही गुणनखंडन विधि कहलाती है। यानी कि हमारे पास कोई संख्या है, उसको गुणनखंडों में बांटना, किस में? अभाज्य गुणनखंडों में, वही गुणनखंड विधि कहलाएगी। गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्ती आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में निकाले हैं। किन्हीं दो संख्याओं का कोई भी दो धनात्मक संख्या दे रखे हैं हमें ए और बी, तो वह संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कोई हमारे पास दो संख्या हैं, उनका HCF, उनका महत्तम समापवर्तक और उनका लघुत्तम समापवर्तक को गुणा करते हैं तो हमें वही संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है। ये केवल दो संख्याओं के लिए प्रयोग होता है, तीन संख्याओं के लिए प्रयोग ये नहीं होगा। तीन संख्याओं के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं सूत्र को? यदि हमारे पास तीन संख्या है A, B, C, तो इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए हम इस सूत्र को लगा देंगे। ये सूत्र क्या है? A गुणा B गुणा C महत्तम समापवर्तक ऑफ ABC बटे महत्तम समापवर्तक AB का गुणा महत्तम समापवर्तक BC का गुणा महत्तम समापवर्तक CA का। इसी तरह से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो A गुणा B गुणा C लघुत्तम समापवर्तीय ऑफ ABC, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ABC का बटे में लघुत्तम समापवर्तक AB गुणा लघुत्तम समापवर्तक BC गुणा लघुत्तम समापवर्तक CA। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। यदि P कोई अभाज्य संख्या है, P कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, और P A स्क्वायर को भाग करती है तो P A को भी भाग करेगी। ठीक, A एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पर। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, जो संख्या P बटे Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु Q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। परिमेय संख्या जैसे 2, 5, 0, 5/6, 22/7 आदि, ये सब क्या हमारी परिमेय संख्या हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। सामान्यतः वैसी संख्याएं जिनका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वे अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे पाई, √3/2, √14। अब देखते हैं, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय है। यहाँ पर ध्यान से देखो, पाई का मान 22/7 होता है, हम मानते हैं, परंतु पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता, बिल्कुल बराबर नहीं होता। इसलिए पाई हमारी अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, दशमलव प्रसार शांत। जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो पॉइंट के बाद कुछ अंक तक वह उसमें शेषफल शून्य आ जाता है। जैसे 6/5 में भाग करते हैं 1/2, 9/8 को जब भाग करते हैं तो 1.125 आता है, 9/15 को भाग करेंगे 0.6 आता है, यानी कि पॉइंट के बाद निश्चित संख्या आ रही है। इसमें देखो, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, अशांत का मतलब है कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा,
जैसे 1 को 3 से भाग करते हैं तो 0.333 ये चलता जा रहा है, ये होगा अशांत। और आवृत्ति का मतलब है पॉइंट के बाद किसी अंक का या संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है वो, इसको लिखेंगे 0.3 बार। बार का मतलब क्या है? बार का मतलब यह है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह 2/3 0.6666 चलता जाएगा, ये कोई एंड नहीं आएगा इसका। और 11/12 इसमें भी 0.916666 ये भी चलता जाएगा। इसमें देखो अब 0.916 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया क्योंकि इसमें 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, अब इसको देखो, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब क्या है? अशांत का मतलब मैंने बताया कि शेषफल शून्य नहीं आएगा, चलता जाएगा। और इसमें है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है इसमें कोई संख्या या अंक रिपीट नहीं हो रही, मतलब एक सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही। जैसे √3/2 पाई 0.31815 इसमें एक सीक्वेंस से कोई रिपीट नहीं हो रही। जैसे एक तो रिपीट हुआ है परंतु कोई सीक्वेंस नहीं है इसकी, 8.4382 ये चलता जाएगा, कोई इसमें इसकी रिपीट होने की सीक्वेंस नहीं है। अब ध्यान से देखो, जो ये है, ये और ये 2, ये आती है हमारी परिमेय संख्या में, परिमेय। और जो ये है, यह आती है हमारी अपरिमेय। ध्यान से देख लो इनको, ये तो परिमेय होती हैं दोनों और ये होती है हमारी अपरिमेय। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। पहला चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। इसमें जितने भी सूत्र बनते हैं, डेफिनेशन बनती हैं, सब कुछ मैं कंप्लीट बता दिया है। इसकी PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।